इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पड़ता है, इनमें से कौन सा विकल्प केवल कार्बन परमाणुओं से बना है? विकल्प हैं 1 ग्रेफाइट, 2 पीतल, 3 कांसा या 4 जस्ता। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प यानी ग्रेफाइट। देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जिसे विज्ञान में एलोट्रॉप कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अशुद्ध कार्बन है। जैसे कि अपना हीरा। बिल्कुल सही। हीरे की तरह ग्रेफाइट भी सिर्फ कार्बन से बनता है, बस इसके परमाणुओं की अंदरूनी व्यवस्था अलग होती है। बहुत खूब। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। लिखने वाले उपकरणों जैसे कि पेंसिल का मुख्य भाग यानी कोर किस सामग्री से निर्मित होता है? विकल्प है 1 कार्बन ब्लैक, 2 ग्रेफाइट, 3 लेड यानी शीशा और 4 कोयला। लोग इसे बचपन से लेड पेंसिल कहते आए हैं, लेकिन सही उत्तर है विकल्प 2 ग्रेफाइट। ये एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है क्योंकि असल में इसमें लेड बिल्कुल नहीं होता। ये तो नाम की बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, ये सिर्फ ग्रेफाइट और मिट्टी का एक मुलायम मिश्रण होता है जो कागज पर निशान छोड़ता है। खैर, प्रश्न 3 पूछता है कि कार्बन का वह रूप कौन सा है जिसकी संरचना निश्चित और क्रिस्टलीय होती है? हमारे विकल्प हैं 1 लकड़ी का कोयला, 2 कोक, 3 हीरा या 4 काजल। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 हीरा। इसका वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट ये है कि हीरे में कार्बन परमाणु एक बहुत ही मजबूत 3D क्रिस्टल नेटवर्क में जुड़े होते हैं और इसी वजह से ये सबसे कठोर होता है। जी। इसी निश्चित संरचना के कारण यह प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ बन जाता है। अब प्रश्न 4 एक जादुई चीज के बारे में है। विज्ञान में सूखी बर्फ या ड्राई आइस के नाम से किस यौगिक की ठोस अवस्था को जाना जाता है? विकल्प हैं 1 ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, 3 जमा हुआ पानी या 4 ठोस नाइट्रोजन। नाम से धोखा हो सकता है, पर सही उत्तर है विकल्प 2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका विज्ञान बहुत रोचक है। ये पिघलकर लिक्विड नहीं बनती, बल्कि सब्लिमेशन प्रक्रिया के जरिए सीधे गैस में बदल जाती है। हाँ, जैसे स्टेज शोज या शादियों में जमीन पर जो सफेद धुआं हम देखते हैं वो इसी सूखी बर्फ से बनता है। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। चलिए अब औद्योगिक गैसों की बात करते हैं। प्रश्न 5 है, औद्योगिक उपयोग में आने वाली प्रोड्यूसर गैस मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण है? विकल्प हैं 1 CO+H2, 2 CO+N2, 3 CO2+H2 या 4 CH4+N2। परीक्षा के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है विकल्प 2 CO+N2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण। ये एक बहुत ही सस्ता औद्योगिक ईंधन है। मतलब कारखानों में इस्तेमाल होने वाला? जी, उदाहरण के तौर पर स्टील या कांच बनाने वाले बड़े कारखानों में भट्टियों को गर्म करने के लिए इसी का उपयोग होता है। स्पष्ट है। अब प्रश्न 6, दिए गए विकल्पों में से उस रसायन को पहचानें जो कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। विकल्प हैं 1 फिनॉल, 2 नेफ्थलीन, 3 कोक या 4 बेंजीन। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 कोक। कॉन्सेप्ट को ऐसे समझें, कार्बनिक यौगिकों में आमतौर पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, लेकिन कोक कोयले को तेज गर्म करके बचा हुआ शुद्ध कार्बन का रूप है। तो ये कोई यौगिक नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक तत्व का रूप है। समझ गया। प्रश्न 7, निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन में से किसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है? विकल्प हैं 1 एथाइन, 2 एथीन, 3 एथेन या 4 प्रोपेन। सही उत्तर है विकल्प 1 एथाइन। देखिए, रसायन विज्ञान का एक सीधा सा नियम है, जिस शब्द के अंत में आइन प्रत्यय हो उसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण? वेल्डिंग करने वाले जो गैस टॉर्च इस्तेमाल करते हैं, जिससे तेज लौ निकलती है, उसमें यही एथाइन गैस जलती है। बहुत बढ़िया। प्रश्न 8 कोयले की किस्मों पर है। कोयले की वो कौन सी किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक लगभग 90% से अधिक होती है और जो सबसे कम धुआं देती है? विकल्प हैं 1 पीट, 2 बिटुमिनस, 3 एंथ्रेसाइट या 4 लिग्नाइट। सही उत्तर है विकल्प 3 एंथ्रेसाइट। ये सबसे पुराना और सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है। अगर किसी को घर में बिना धुएं के अच्छी आग चाहिए,
तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब प्रश्न 9 पर चलते हैं। ईंधन के रूप में प्रयुक्त जल गैस या सिन गैस किन दो प्रमुख गैसों का संयोजन होती है? विकल्प हैं 1 कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, 3 मीथेन और ऑक्सीजन, या 4 कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। जब लाल गरम कोक पर भाप गुजारी जाती है तो यह गैस बनती है जो एक शक्तिशाली ईंधन है। अब प्रश्न 10 हमें प्रकृति की ओर ले जाता है। दलदली क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने के कारण किस गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है? विकल्प हैं 1 ब्यूटेन, 2 प्रोपेन, 3 मीथेन, या 4 एथेन। सही उत्तर है विकल्प 3 मीथेन। कॉन्सेप्ट सरल है। अंग्रेजी में मार्श का मतलब ही दलदल होता है। वहां पेड़ पौधों के सड़ने से प्राकृतिक रूप से ये मीथेन गैस बनती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11 पर। कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए प्रयुक्त नेफ्थलीन की गोलियां या मॉथबॉल्स मुख्य रूप से किस पदार्थ से प्राप्त की जाती हैं? विकल्प हैं 1 कोलतार, 2 पेट्रोलियम जेली, 3 पैराफिन मोम, या 4 लकड़ी का बुरादा। सही उत्तर है विकल्प 1 कोलतार। कोयले से कोक बनाते समय एक गाढ़ा काला तरल निकलता है जिसे कोलतार कहते हैं। नेफ्थलीन उसी से निकाली जाती है, जो हम सर्दियों के कपड़ों में रखते हैं। बिल्कुल। संदूक में कीड़ों से बचाव के लिए जो सफेद गोलियां डालते हैं वो यही है। क्या बात है। अब प्रश्न 12 जो हमारी रसोई से है। हमारे घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली टेबल चीनी यानी सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या है? विकल्प हैं 1 C6H12O6, 2 C12H22O11, 3 C5H10O5, या 4 C10H16O8। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 C12H22O11। चीनी असल में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनती है। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए इसे याद रखना चाहिए। जरूर। प्रश्न 13 है। निम्नलिखित पदार्थों में से कार्बनिक यौगिक की सही पहचान करें। विकल्प हैं 1 सोडियम सल्फेट, 2 अमोनियम क्लोराइड, 3 क्लोरोफॉर्म, या 4 कैल्शियम कार्बोनेट। सही उत्तर है विकल्प 3 क्लोरोफॉर्म। इसमें कार्बन मौजूद है और यह एक ऑर्गेनिक विलायक है, जबकि बाकी सब अकार्बनिक लवण है। वही क्लोरोफॉर्म जो फिल्मों में विलेन इस्तेमाल करते हैं। हाँ, पुरानी फिल्मों में रुमाल पर डालकर बेहोश करने के लिए इसी का इस्तेमाल दिखाया जाता था। अब प्रश्न 14 सुरक्षा से जुड़ा है। रसोई गैस या एलपीजी के रिसाव का तुरंत पता लगाने के लिए उसमें कौन सा तीव्र गंध वाला रसायन मिलाया जाता है? विकल्प हैं 1 मीथाइल आइसोसाइनाइड, 2 एथिल मरकैप्टन, 3 हाइड्रोजन सल्फाइड, या 4 सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, प्राकृतिक रूप से एलपीजी की कोई महक नहीं होती, इसलिए सही उत्तर है विकल्प 2 एथिल मरकैप्टन। हमारी सुरक्षा के लिए जानबूझकर यह बदबूदार रसायन मिलाया जाता है ताकि गैस लीक होते ही हमें तुरंत पता चल जाए। यह बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। प्रश्न 15 बायोगैस पर है। बायोगैस या गोबर गैस संयंत्र में अवायवीय अपघटन के दौरान कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में बनती है? विकल्प हैं 1 ब्यूटेन, 2 एथिलीन, 3 मीथेन, या 4 प्रोपेन। गोबर या कचरा सड़ता है तो मीथेन गैस बनती है। यह गांव में खाना पकाने का एक शानदार इको फ्रेंडली तरीका है। बेहतरीन। प्रश्न 16 ईंधनों की तुलना करता है। दिए गए ईंधनों में से जलने पर प्रति किलोग्राम सबसे कम ऊष्मा या कैलोरीफिक वैल्यू कौन उत्पन्न करता है? विकल्प हैं 1 मीथेन गैस, 2 हाइड्रोजन, 3 सूखी लकड़ी, या 4 कैरोसिन। सही उत्तर है विकल्प 3 सूखी लकड़ी। ऊष्मीय मान का मतलब है कि 1 किलो ईंधन कितनी गर्मी देता है। गैसों और तेल की तुलना में लकड़ी सबसे कम गर्मी और सबसे ज्यादा धुआं देती है। समझ गया। प्रश्न 17 एक अनोखे आकार के बारे में है। बकमिंस्टर फुलरीन या C60 कार्बन का एक अपर रूप है। इसकी आकृति किस खेल की गेंद के समान होती है? विकल्प है 1 क्रिकेट, 2 रग्बी, 3 फुटबॉल, या 4 गोल्फ। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 फुटबॉल। इसमें 60 कार्बन परमाणु मिलकर एक पिंजरे जैसा आकार बनाते हैं जिसमें पंचभुज और षटभुज होते हैं, बिल्कुल एक सॉकर फुटबॉल की तरह। अब प्रश्न 18 कार्बन के 2 मुख्य प्राकृतिक अपरूपों में से विद्युत का अच्छा सुचालक कौन सा है?
विकल्प है 1 केवल हीरा, 2 केवल ग्रेफाइट, 3 हीरा और ग्रेफाइट दोनों, या 4 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 केवल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की परतदार संरचना में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बिजली को बहने देते हैं, जबकि हीरा बिजली का कुचालक है। बहुत साफ व्याख्या है। प्रश्न 19, वाहनों में प्रदूषण कम करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? विकल्प हैं 1 ब्यूटेन, 2 मीथेन, 3 एथेन, या 4 प्रोपेन। सही उत्तर है विकल्प 2 मीथेन। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में 80 से 90% मीथेन होती है, जो पेट्रोल या डीजल की तुलना में बहुत साफ जलती है। और प्रश्न 20, कार्बन और हाइड्रोजन से बना सबसे सरल और प्राथमिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? विकल्प है 1 मीथेन, 2 एथेन, 3 बेंजीन, या 4 एथीन। फिर से सही उत्तर है विकल्प 1 मीथेन। यह हाइड्रोकार्बन परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। इसमें सिर्फ 1 कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अब आते हैं कार्बन की ताकत पर। प्रश्न 21, कार्बन परमाणुओं की एक दूसरे के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने की अद्वितीय क्षमता को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं 1 समावयवता, 2 बहुलीकरण, 3 श्रृंखलन या कैटिनेशन, या 4 ऑक्सीकरण। सही उत्तर है विकल्प 3 श्रृंखलन। ये कार्बन का असली सुपर पावर है। इसी के कारण कार्बन खुद से जुड़कर हजारों लाखों नए यौगिक बना सकता है, बिल्कुल मोतियों की एक लंबी माला की तरह। प्रश्न 22, फिर से रसोई गैस से है। सिलेंडरों में भरी जाने वाली रसोई गैस मुख्य रूप से किन हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होती है? विकल्प हैं 1 मीथेन और एथेन, 2 प्रोपेन और ब्यूटेन, 3 मीथेन और ब्यूटेन, या 4 हेक्सेन और ऑक्टेन। सही उत्तर है विकल्प 2 प्रोपेन और ब्यूटेन। थोड़ा सा दबाव देने पर ये गैसें आसानी से लिक्विड बन जाती हैं, इसलिए इन्हें सिलेंडर में भरकर घर घर पहुंचाना आसान होता है। बॉन्ड होता है। उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प हैं 1 एल्केन, 2 एल्कीन, 3 एल्काइन, या 4 एरोमेटिक। सही उत्तर है विकल्प 2 एल्कीन। विद्यार्थियों के लिए आसान ट्रिक है। सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन कहलाते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 24, स्वाद से जुड़ा है। सिरका या विनेगर में पाए जाने वाले उस कार्बनिक अम्ल का नाम क्या है जिसका उपयोग खाद्य संरक्षण में होता है? विकल्प हैं 1 लैक्टिक अम्ल, 2 साइट्रिक अम्ल, 3 एसिटिक अम्ल, या 4 फार्मिक अम्ल। सही उत्तर है विकल्प 3 एसिटिक अम्ल। सिरके का खट्टा स्वाद इसी अम्ल की वजह से होता है। चाउमीन या अचार में जो खटास होते हैं और उन्हें खराब होने से बचाने का काम एसिटिक अम्ल ही करता है। अब प्रश्न 25, सभी ज्ञात ईंधनों में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है जिसे रॉकेट ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं? विकल्प हैं 1 तरल हाइड्रोजन, 2 गैसोलीन, 3 सीएनजी, या 4 इथेनॉल। सही उत्तर है विकल्प 1 तरल हाइड्रोजन। ये जलने पर सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, इसीलिए इसे अंतरिक्ष में जाने वाले भारी रॉकेट्स को धकेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न 26, हवा की अनुपस्थिति में कोयले को उच्च तापमान पर गर्म करने से प्राप्त ठोस अवशेष क्या कहलाता है? विकल्प हैं 1 कोल गैस, 2 चारकोल, 3 कोक, या 4 कोलतार। सही उत्तर है विकल्प 3 कोक। जब कोयले को बिना हवा के बहुत तेज गर्म करते हैं तो नमी और गैसें उड़ जाती हैं और जो शुद्ध ठोस कार्बन बचता है उसे कोक कहते हैं। प्रश्न 27, एक जरूरी सूत्र के बारे में है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन परिवार के सदस्यों को दर्शाने के लिए किस सामान्य सूत्र का उपयोग किया जाता है? विकल्प हैं 1 CnH2n, 2 CnH2n+2, 3 CnH2n-2, या 4 CnH2n+1। सही उत्तर है विकल्प 2 CnH2n+2। ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 गुना 1 + 2 यानी 4 होगा, जो मीथेन बन जाता है। आसान है। अब प्रश्न 28, कार्बनिक यौगिकों के अल्कोहल वर्ग में कौन सा क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होता है? विकल्प हैं 1 COOH, 2
CHO, 3 OH या 4 CO? सही उत्तर है विकल्प 3 OH। किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में अगर OH जुड़ जाए तो वह अल्कोहल बन जाता है, जैसे इथीन से इथेनॉल। प्रश्न 29 हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है। नॉनस्टिक बर्तनों की कोटिंग बनाने के लिए किस कार्बन आधारित बहुलक का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है? विकल्प हैं 1 PVC, 2 टेफ्लॉन, 3 पॉलिएस्टर या 4 नायलॉन। सही उत्तर है विकल्प 2 टेफ्लॉन। ये बहुत अधिक गर्मी सह सकता है और इसमें कोई चीज चिपकती नहीं है। हमारे घर के नॉनस्टिक तवे पर इसी की परत चढ़ी होती है। और अब हम आ पहुंचे हैं आखिरी प्रश्न 30 पर। एक ही तत्व के विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, विज्ञान की भाषा में क्या कहलाते हैं? विकल्प हैं 1 समस्थानिक, 2 समभारी, 3 समावयवी या 4 अपर रूप। सही उत्तर है विकल्प 4 अपर रूप या एलोट्रोप्स। पूरे क्विज में हमने इसका बेहतरीन उदाहरण देखा है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों दिखते बिल्कुल अलग हैं, लेकिन बने सिर्फ कार्बन से हैं और जलकर सिर्फ CO2 देते हैं। आज हमने सच में एक शानदार सफर तय किया और कार्बन के 30 अलग-अलग रहस्यों को सुलझाया। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कार्बन पेंसिल की नोक से लेकर रॉकेट के ईंधन और हमारे खाने की चीनी तक हर जगह मौजूद है। बिल्कुल, और मैं पूरी तरह तैयार हूँ। तो पहला सवाल ये रहा। एक स्टूडेंट कपड़ों के सैंपल्स को क्लासिफाई कर रहा है। उसे एक ऐसा रेशा चाहिए जो जानवरों से मिलता हो, वो सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस हैं A पॉलिएस्टर, B नायलॉन, C ऊन या D एक्रिलिक। मुझे लगता है A और B तो फैक्ट्री में बनते हैं। सही दिशा में सोच रहे हैं आप। इसका सही जवाब है ऑप्शन C ऊन, जिसे हम वूल कहते हैं। ऊन हमें भेड़ या बकरी जैसे जानवरों से मिलता है, इसलिए ये नेचुरल है। जबकि बाकी के तीनों ऑप्शंस पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक ये सब केमिकल से फैक्ट्री में बनते हैं। समझ गया। अब दूसरा सवाल। लैब में एक नेचुरल फाइबर में पूरी तरह से प्रोटीन पाया गया। ये कौन सा रेशा है? ऑप्शंस हैं A कपास, B रेशम, C जूट या D रेयॉन। इसका सही उत्तर ऑप्शन B है, यानी रेशम या सिल्क। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। जो रेशे पौधों से मिलते हैं, जैसे कपास और जूट, वो सेल्यूलोज होते हैं, पर रेशम हमें कीड़ों से मिलता है। जानवर से मिलने की वजह से ये नेचुरली प्रोटीन से बना होता है। ओ, पौधे मतलब सेल्यूलोज और जानवर मतलब प्रोटीन। ये तो बहुत आसान हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं। कच्चे ऊन को धागे में बदलने की प्रोसेस का सही सीक्वेंस क्या है? यहाँ ऑप्शंस में 4 स्टेप्स आगे पीछे दिए हैं: कटाई, छंटाई, अभिमार्जन और रंगाई। सबसे पहले बाल काटेंगे, है ना? हाँ, इसका सही ऑर्डर ऑप्शन 2 में दिया गया है। सबसे पहले भेड़ के बाल काटे जाते हैं, जिसे कटाई या शेयरिंग कहते हैं। फिर उन्हें धोया जाता है, जिसे अभिमार्जन कहते हैं। उसके बाद क्वालिटी के हिसाब से छंटाई होती है और आखिर में उन्हें कलर किया जाता है, यानी रंगाई। क्या था? अभिमर्जन, छटाई और रंगाई। सही है। चौथा सवाल है कि इनमें से कौन सी सामग्री पूरी तरह से लैब में पेट्रोकेमिकल से बनती है? A नायलॉन और पॉलिएस्टर, B रेयॉन और जूट, C कपास और ऊन या D रेशम और एक्रिलिक। यहाँ सही जवाब ऑप्शन A है, नायलॉन और पॉलिएस्टर। अक्सर लोग रेयॉन को पूरी तरह सिंथेटिक मान लेते हैं, पर रेयॉन बनाने में लकड़ी की लुगदी का यूज होता है, जो नेचुरल है। नायलॉन और पॉलिएस्टर में कोई नेचुरल चीज नहीं होती, ये 100% केमिकल से बनते हैं। अच्छा, रेयॉन पूरी तरह सिंथेटिक नहीं है, ये याद रखने वाली बात है। पांचवा सवाल। एक पर्वतारोही को पहाड़ पर चढ़ने के लिए मजबूत रस्सियों की जरूरत है। उसे किस आर्टिफिशियल पॉलीमर को चुनना चाहिए? A रेयॉन, B PVC, C नायलॉन या D टेफ्लॉन। पर्वतारोही की जान रस्सी पर होती है, इसलिए उसे सबसे मजबूत चीज चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन C नायलॉन। नायलॉन का एक पतला तार स्टील के तार से भी ज्यादा मजबूत होता है, इसीलिए पैराशूट और पहाड़ पर चढ़ने वाली रस्सियां नायलॉन से ही बनती हैं। स्टील से भी ज्यादा मजबूत, वाकई। छठा सवाल देखते हैं। लकड़ी की लुगदी यानी वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से बनने वाला आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा है? A एक्रिल, B रेयॉन, C पॉलिएस्टर या D स्पैंडेक्स। अभी हमने इसकी बात की थी। वही तो। इसका सही जवाब ऑप्शन B रेयॉन है। नेचुरल सिल्क बहुत महंगा होता है,
इसलिए लकड़ी की लुगदी को केमिकल्स के साथ प्रोसेस करके रेयॉन बनाया जाता है। ये बिल्कुल सिल्क जैसा चमकता है, पर काफी सस्ता पड़ता है। सस्ते में सिल्क का मजा। 7वां सवाल, एक प्लास्टिक की बोतल में बहुत गर्म पानी डालने पर वो सिकुड़ जाती है। ये कौन सा प्लास्टिक है? ए थर्मोसेटिंग, बी थर्मोप्लास्टिक, सी बायोडिग्रेडेबल या डी थर्मोइलेक्ट्रिक? पानी डालने से पिघल रही है। हाँ, और जो प्लास्टिक गर्मी पकड़कर पिघल जाए या अपना आकार बदल ले, उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। इन्हें आसानी से रिसाइकिल भी किया जा सकता है। 8वां सवाल भी इसी से जुड़ा है। फ्लेक्सिबल पाइप और खिलौने बनाने के लिए कौन सा थर्मोप्लास्टिक सही रहेगा? ए बैकेलाइट और मेलामाइन, बी पॉलीथीन और पीवीसी, सी टेफ्लॉन और रेयॉन या डी सिर्फ मेलामाइन? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, पॉलीथीन और पीवीसी। ये दोनों थर्मोप्लास्टिक हैं। पॉलीथीन से थैलियां और खिलौने बनते हैं और पीवीसी से पानी के पाइप। इन्हें पिघलाकर किसी भी आकार में ढालना बहुत आसान होता है। पर हर प्लास्टिक पिघलता नहीं है। 9वां सवाल यही पूछ रहा है। बिजली के प्लग और स्विच जो गर्म होने पर पिघलते नहीं, उनमें किस थर्मोसेटिंग पॉलीमर का यूज होता है? ए पीवीसी, बी बैकेलाइट, सी पॉलीथीन या डी नायलॉन? सही उत्तर ऑप्शन डी बैकेलाइट है। ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मतलब एक बार सेट हो गया तो हीट से पिघलता नहीं। सबसे पीवीसी, बी बैकेलाइट, सी पॉलीथीन या डी नायलॉन? सही उत्तर ऑप्शन डी बैकेलाइट है। ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मतलब एक बार सेट हो गया तो हीट से पिघलता नहीं। सबसे जरूरी बात, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक है, इसलिए स्विच बोर्ड में हमें करंट नहीं लगता। 10वां सवाल एक ट्रू फॉल्स जैसा है। पॉलीमर्स के बारे में गलत स्टेटमेंट पहचानिए। ए रेयॉन आर्टिफिशियल रेशा है, बी प्लास्टिक हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है, सी पॉलीथीन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है या डी मेलामीन फर्श की टाइल्स बनाने के काम आता है? यहाँ गलत स्टेटमेंट ऑप्शन सी है। उसमें लिखा है कि पॉलीथीन थर्मोसेटिंग है, जबकि हम जानते हैं कि पॉलीथीन आसानी से पिघल जाती है, तो वो थर्मोप्लास्टिक हुई। बाकी के तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं। 11वां सवाल हमारी रसोई से है। खाना पकाने के बर्तनों में खाना चिपकने से रोकने वाली स्पेशल लेयर कौन सी होती है? ए पीवीसी, बी मेलामीन, सी टेफ्लॉन या डी बैकेलाइट? नॉनस्टिक पैन मतलब? या तेल बिल्कुल नहीं चिपकता। इसके केमिकल्स का बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि वो खाने के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए कम तेल में खाना बन जाता है। 12वां सवाल टेफ्लॉन के बारे में ही है। इस नॉन-स्टिक कोटिंग यानी टेफ्लॉन का केमिकल नाम क्या है? ए पॉलीवाइनल क्लोराइड, बी टेट्राफ्लोरोएथिलीन, सी पॉलीथेन या डी पॉलीस्टाइरीन? ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सही जवाब ऑप्शन बी टेट्राफ्लोरोएथिलीन है। जब इस केमिकल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो वो पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन बनता है, जिसे हम टेफ्लॉन कहते हैं। नाम थोड़ा लंबा है पर काम की चीज है। 13वां सवाल आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़ों पर आग से बचाने वाली प्लास्टिक की लेयर किस चीज की होती है? ए टेफ्लॉन, बी पॉलीथिन, सी मेलामिन या डी बैकेलाइट? फायर फाइटर्स के सूट पर जो लेयर होती है वो ऑप्शन सी मेलामीन की होती है। मेलामीन आग का विरोध करता है और बहुत ज्यादा गर्मी सह सकता है बिना पिघले। ये उन्हें आग के बीच सुरक्षित रखता है। 14वां सवाल हम जो ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल यूज करते हैं वो पीईटी से बनी होती हैं। केमिस्ट्री की भाषा में ये पीईटी क्या है? ए रेयॉन, बी पॉलिएस्टर, सी नायलॉन या डी एक्रिलिक? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर सही जवाब ऑप्शन बी पॉलिएस्टर है। पीईटी असल में पॉलिएस्टर का ही एक रूप है। जब इसे धागे में खींचते हैं तो कपड़ा बनता है और सांचे में ढालते हैं तो बोतल बन जाती है। एक ही मटेरियल के दो अलग रूप। 15वां सवाल देखते हैं। बिजली के तारों को प्लास्टिक से क्यों ढका जाता है? ए पानी में घुलता है, बी बहुत जल्दी आग पकड़ता है, सी बिजली का सुचालक है या डी बिजली का कुचालक है? इसका तो सीधा सा लॉजिक है, ऑप्शन डी। प्लास्टिक बिजली का कुचालक यानी इंसुलेटर होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देता, इसलिए हमें तारों को छूने पर करंट नहीं लगता। 16वां सवाल फिर से एक गलत स्टेटमेंट ढूंढने को कह रहा है। ए पीटी और एचडीपी रिसाइकल किए जा सकते हैं, बी
घाव पर लगाने वाले बैंडेज नायलॉन से बनते हैं। सी, पीएस का यूज अंडे की ट्रे में होता है। या डी, फायर सूट्स मेलामीन से बनते हैं। आप ऑप्शंस पढ़ ही रहे थे तो लॉजिक क्लियर हो गया होगा। सही जवाब ऑप्शन बी है, क्योंकि वो स्टेटमेंट गलत है। नायलॉन पसीना या लिक्विड बिल्कुल नहीं सोखता। घाव के लिए हमें कॉटन आदि चाहिए जो ब्लड या फ्लूइड सोख सके। नायलॉन का बैंडेज नुकसान करेगा। 17वां सवाल, नॉर्मल खिड़कियों के शीशे और बल्ब बनाने के लिए किस कांच का यूज होता है? ए, कठोर कांच। बी, मृदु कांच यानी सॉफ्ट ग्लास। सी, फोटोक्रोमिक कांच। या डी, फ्लिंट कांच। खिड़की और बल्ब को आकार देना होता है तो आपने खुद ही जवाब दे दिया। सही ऑप्शन बी, मृदु कांच है। इसे सॉफ्ट ग्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कम टेम्परेचर पर पिघल जाता है, जिससे इसको बल्ब या शीशे का शेप देना बहुत आसान और सस्ता पड़ता है। 18वां सवाल इसी मृदु कांच के केमिकल फॉर्मूला पर है। इसमें कौन से केमिकल्स होते हैं? ए, K2CO3 CaO SiO2। बी, BaCO3 CaO SiO2। सी, Na2CO3 CaO SiO2। या डी, MgCO3 CaO SiO2। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। कांच बनाने का मेन इंग्रेडिएंट सिलिका यानी SiO2 होता है, पर उसको सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 मिलाया जाता है। सोडियम इसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है। 19वां सवाल धूप के चश्मों से जुड़ा है। सनग्लासेस को यूवी रेस से बचाने के लिए कांच में क्या मिलाया जाता है? ए, कैल्शियम ऑक्साइड। बी, सेरियम ऑक्साइड। सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। या डी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आंखों की सुरक्षा के लिए इसमें ऑप्शन बी, सीरियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। ये केमिकल धूप की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को अपने अंदर सोख लेता है और हमारी आंखों तक नहीं पहुंचने देता। 20वां सवाल, नहाने का साबुन बनाते समय ज्यादा झाग पैदा करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ए, सोडियम सिलिकेट। बी, कार्बोलिक एसिड। सी, रोजन। या डी, कॉस्टिक सोडा। साबुन में जो बढ़िया झाग बनता है वो ऑप्शन सी, रोजिन की वजह से होता है। रोजिन छीड़ के पेड़ों से मिलने वाला एक नेचुरल सब्सटेंस है जो पानी के साथ मिलकर झाग बनाता है और सफाई में मदद करता है। 21वां सवाल एक खतरनाक नॉन मेटल के बारे में है। वो कौन सी अधातु है जो रूम टेम्परेचर पर हवा लगते ही अपने आप जल उठती है? ए, पेट्रोल। बी, LPG। सी, फास्फोरस। या डी, CNG। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, फास्फोरस है। सफेद फास्फोरस इतना रिएक्टिव होता है कि ऑक्सीजन के टच में आते ही आग पकड़ लेता है। इस आग से बचने के लिए ही इसे हमेशा पानी में डुबाकर रखा जाता है। 22वां सवाल मैच स्टिक पर है। हमारी आम माचिस की तीली के सिरे पर कौन सा केमिकल होता है? ए, सिर्फ फास्फोरस। बी, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। सी, पोटेशियम क्लोरेट। या डी, ऑप्शन बी और सी दोनों। अक्सर लोगों को लगता है कि तीली पर फास्फोरस होता है, पर सही जवाब ऑप्शन डी है। तीली के हेड पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट होते हैं। लाल फास्फोरस माचिस की डिब्बी के उस खुरदुरी सतह पर होता है जहां हम तीली रगड़ते हैं। 23वां सवाल फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट से है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर क्या चार्ज आएगा? ए, रेशम पर पॉजिटिव, कांच पर नेगेटिव। बी, रेशम पर नेगेटिव, कांच पर पॉजिटिव। सी, दोनों पर पॉजिटिव। या डी, दोनों पर नेगेटिव। सही उत्तर ऑप्शन बी है। जब हम रगड़ते हैं तो कांच अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स रेशम को दे देता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, रेशम उन्हें लेकर नेगेटिव हो जाता है और कांच इलेक्ट्रॉन्स खोकर पॉजिटिव हो जाता है। 24वां सवाल भी फ्रिक्शन और चार्ज पर है। जब एबोनाइट की छड़ को जानवर के फर से रगड़ते हैं तो एबोनाइट पर कौन सा चार्ज आता है? ए, पॉजिटिव। बी, नेगेटिव। सी, कोई चार्ज नहीं। या डी, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। यहाँ कांच से उल्टा होता है। सही जवाब ऑप्शन बी, नेगेटिव चार्ज है। एब्रोनाइट की छड़ फर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेती है। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से एबोनाइट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। 25वां सवाल, सर्दियों में पहने जाने वाले सस्ते स्वेटर जो बिल्कुल ऊन जैसे दिखते हैं वो किस रेशे से बनते हैं? ए, टेफ्लॉन। बी, रेयॉन। सी, एक्रिलिक। या डी, PVC। असली ऊन काफी महंगा होता है, इसलिए ऑप्शन सी, एक्रिलिक का यूज किया जाता है। एक्रिलिक आर्टिफिशियल वूल है जो असली ऊन जैसा गर्म और हल्का होता है, पर इसकी कीमत काफी कम होती है, इसलिए ये बहुत पॉपुलर है। 26वां सवाल,
खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज होता है जो हीट का कुचालक हो? ए. पॉलीथीन, बी. मेलामीन, सी. बेकेलाइट या डी. नायलॉन? अभी हमने स्विच बोर्ड वाले सवाल में इसकी बात की थी। सही जवाब ऑप्शन सी बैकेलाइट है। ये हीट को आगे नहीं बढ़ने देता, इसलिए चाहे कुकर कितना भी गर्म हो, हैंडल ठंडा रहता है और हमारा हाथ नहीं जलता। 27वां सवाल एनवायरनमेंट से जुड़ा है। नेचुरल तरीके से डिकम्पोज होने में सबसे ज्यादा टाइम किसे लगेगा? ए. सूती कपड़े, बी. कागज का थैला, सी. लकड़ी का टुकड़ा या डी. प्लास्टिक की थैली? ये आज के समय की सबसे बड़ी परेशानी है। सही जवाब ऑप्शन डी प्लास्टिक की थैली है। कागज और लकड़ी प्रकृति से आते हैं, उन्हें बैक्टीरिया खत्म कर देते हैं, पर प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। 28वां सवाल नेचुरल रबर को मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए उसे किस एलिमेंट के साथ गर्म किया जाता है जिसे वल्केनाइजेशन कहते हैं? ए. कार्बन, बी. सल्फर, सी. फास्फोरस या डी. सोडियम? रबर को टायर जैसा मजबूत बनाने के लिए ऑप्शन बी सल्फर का यूज होता है। सल्फर रबर के मॉलिक्यूल्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है, जिससे वो खींचने के बाद भी टूटता नहीं और शेप में वापस आ जाता है। 29वां सवाल घरेलू और फैक्ट्री के ईंधनों में सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? ए. लकड़ी, बी. कोयला, सी. बायोगैस या डी. एलपीजी? इसका सही जवाब ऑप्शन डी एलपीजी है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि 1 किलो ईंधन जलाने पर कितनी हीट मिलेगी। एलपीजी से सबसे ज्यादा गर्मी मिलती है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें धुआं भी नहीं निकलता। और अब आखिरी 30वां सवाल एक फैक्ट्री के इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसे बुझाने का सबसे सेफ तरीका क्या है? ए. पानी, बी. कार्बन डाइऑक्साइड, सी. फोम या डी. गीली मिट्टी? बिजली की आग पर पानी डालना जानलेवा हो सकता है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। CO2 बिजली का कोचालक है और ये आग को एक कंबल की तरह ढककर ऑक्सीजन रोक देती है, जिससे आग तुरंत बुझ जाती है। क्या बात है! हमने पूरे 30 सवाल बहुत ही आराम से सॉल्व कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को भी इसमें बहुत मजा आया होगा और सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मुझे भी यही लगता है। इन सवालों से एक बात तो साफ है कि साइंस सिर्फ मोटी किताबों में नहीं है। हमारे कपड़े, बर्तन, शीशे और साबुन, हर जगह साइंस छिपा हुआ है। करे और इस नेचर के साथ भी तालमेल बिठा सके। हमारे सभी सुनने वाले इस बारे में जरूर सोचें। आज के इस गहन अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।